अम्मा तुम परेशान बिल्कुल ना हो, मैं दवा लेकर आ रहा हूँ, घबराओ नहीं। मैं बहुत जल्द वैद्यराज के पास जा रहा हूँ और उनसे दवा लेकर आ रहा हूँ। इतना बोलकर रमेश तुरंत घर से निकल जाता है, लेकिन उसके जेब में एक भी रुपए नहीं होते। इसलिए वह अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है और सुरेश से कहता है, भाई सुरेश, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं उनके लिए दवा ले सकूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हों तो मुझे दे दो, मैं अम्मा के लिए दवा ले लूं। अरे भाई रमेश, घबराओ नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम दवा लाने अकेले नहीं जाओगे। अगर वो तुम्हारी अम्मा है तो मेरी भी अम्मा है, उनके हाथ का बना खाना मैंने भी खाया है। इतना बोलकर दोनों वैद्यराज के पास जाते हैं। तुरंत घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही देखते हैं कि अम्मा एकदम शांत होकर लेटी हैं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। अम्मा, अरे ओ बोलो, मुझे डर लग रहा है, आप बोल क्यों नहीं रही हो? अरे सुरेश देखो ना, अम्मा बोल ही नहीं रही हैं। अरे सुरेश बोलो कि अम्मा बोलें। अगर अम्मा नहीं बोलेंगे तो मैं अम्मा से बात नहीं करूंगा। भैया रमेश, अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अम्मा जितने दिन के लिए यहाँ पर आई थी उनका उतना दिन पूरा हो गया। रमेश, अब हम सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोल सुरेश, बोल दो कि यह बात झूठ है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अम्मा आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अकेले मैं क्या करूँगा, तुम ही बताओ। रमेश को इस तरह रोता सुन आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर रमेश को समझाने बुझाने लगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद रमेश के अम्मा का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अब रमेश पागलों के जैसे गांव में घूमता, किसी से कुछ। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्त साथ घूमते और काम की बात करते। ऐसे करते करते सालों बीत गए और फिर दोनों की शादी हो गई। दोनों के शादी होने के बाद दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी और जिम्मेदारी के कारण दोनों की दोस्ती में तनाव हो गया। और फिर आखिरकार एक दिन दोस्ती टूट ही गई। दोस्ती टूटने के बाद दोनों छोटा मोटा काम करते, लेकिन उससे घर नहीं चल पाता था। इसलिए रमेश की पत्नी कामिनी एक दिन रमेश से बोल पड़ी, सुनो जी, इस तरह घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, मेरी बात मानो, कोई धंधा बिजनेस कर लो, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। जब तक शरीर में जान है तब तक नौकरी अच्छी लगती है और किसी की चार बातें सुनकर काम करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरी बात मानो, पैसे लो और कोई अपना काम करो। हाँ बात तुम्हारी ठीक है, पर कौन सा काम करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो और वहाँ पर देखो, जो हमें अच्छा लगेगा उसी को हम कर लेंगे, ठीक है? अब मेरे साथ बाजार चलो। इतना बोलकर दोनों बाजार की तरफ निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वे दोनों बाजार तक पहुंच ही जाते हैं और वहां पर उन्हें तरह तरह की दुकान दिखती है, जैसे गोलगप्पे, सब्जी, किराना स्टोर, चाय की। इतना देखकर रमेश की पत्नी कामिनी रमेश से बोली, हाँ सुनो जी, देख लो यही सब दुकानें हैं। अगर हम इन सब में से किसी एक चीज की दुकान अपने गांव में खोलें तो पक्का दुकान चलेगी। अच्छा कामिनी, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत का दिमाग घुटने में होता है। तुम पागल हो, सब्जी भी गांव में मिलती है, गोलगप्पे भी गांव में मिलते हैं, किराने की छोटी मोटी दुकान भी गांव में है। हमें कुछ अलग करना है जो गांव में न हो, तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ाने के बाद उन्हें एक ढाबा दिखा जिसमें लिखा था VIP मटन वाला, और उसी के थोड़ी दूर पर ही एक आदमी मछली बेच रहा था। इन दोनों चीजों को देखकर दोनों रुक गए और फिर आपस में बातें करने लगे। सुनो जी, अब 2 दुकानें हैं, इसके अब कुछ नहीं है। मेरा कहना मानो, मछली की दुकान खोल लो, चलेगी, खूब चलेगी, और हम भी रोज मछलियाँ बनाकर खाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया, बोलो? एकदम बकवास, तुमको आइडिया देने को कौन बोलता है? मछली की दुकान खोल तो लूंगा, पर जब तक तालाब में पानी है, लोग देसी मछलियाँ मार कर खाएंगे तो भला दुकान पर कौन आएगा? तो अब आप ही बताओ कि कौन सा बिजनेस धंधा करोगे कि जो गांव में चले। अब तुम ही बता दो, मुझसे मत पूछो। सुनो कामिनी, सामने देख रही हो VIP मटन वाला, इसके यहाँ कितनी भीड़ लगी है इसका अनुमान तुम लगा सकती हो। और ये शहर के आदमी नहीं है, ये गांव के मजदूर हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। मतलब अब हम दोनों गांव में अपना एक ठेला लगाएंगे, देसी मटन वाला। और तुम्हें मटन करी बनाना भी अच्छी तरह आता है, समझ में आया या नहीं? हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यह सबसे बढ़िया है, क्योंकि मेरे जैसा मटन पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। तो चलो अब उसके लिए मसाले खरीद लें और फिर घर चले। सुबह उठते ही तुम सलीम के पास जाना और मटन लेकर आना, फिर मैं बनाऊंगी। इतना बोलकर दोनों दुकान पर मटन के मसाले खरीद लेते हैं और फिर अपने घर चल देते हैं। घर पहुंचकर दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही रमेश सलीम के दुकान की तरफ निकल पड़ता है। सलीम के दुकान पर पहुंचकर रमेश सलीम से कहता है, अरे सलीम भाई,
आज मुझे 5 किलो मटन चाहिए, क्या तुम मुझे अभी दे पाओगे? अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे दुकान पर जाऊँ। सलीम 5 किलो मटन सुनकर सोच में पड़ जाता है कि भला 2 लोग 5 किलो मटन कैसे खा सकते हैं। रमेश भाई, बुरा मत मानो तो एक बात पूछूं, 5 किलो मटन तुम किसके लिए ले जा रहे हो? क्योंकि 5 किलो मटन 2 आदमी खा नहीं सकता, या घर पर कोई मेहमान आया है? अरे भैया, यह मटन मैं दुकान खोलने के लिए ले जा रहा हूँ। आज से अब गांव में देसी मटन के नाम से मेरी दुकान चलेगी। उस पर बनेगा अपने देसी रंग में मटन करी। अब किसी को गांव से बाहर शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है, खोलो दुकान, मैं भी शाम को आता हूँ खाने। और आज ही नहीं, आप जब कभी भी मेरे दुकान पर आते हो तब आपको मटन मिलेगा। मैं अभी तुरंत आपका मटन पैक करवा रहा सलीम हूँ। 5 किलो मटन पैक करवा देता है। फिर रमेश पैसे देकर 5 किलो मटन घर लाता है। घर लाकर कामिनी और रमेश दोनों मटन को अच्छे से बना लेते हैं। बनाने के बाद एक ठेले पर गांव में मटन बेचना शुरू कर देते हैं। पहले तो थोड़ी देर कोई भी ग्राहक नहीं आता, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उस मटन करी की महक गांव में गई, वैसे ही लोग ठेले पर आना शुरू हो गए। अरे भैया रमेश, आज तो मजा आ गया। भाभी के हाथों में जादू है। ऐसा मटन मैंने पहले कभी खाया भी नहीं खाया था। देसी मटन करी, स्वाद में भी और सेहत में भी मजेदार। अब आएंगे रोज खाने। शाम का खाना तुम्हारे यही करूँगा। ऐसे ही लोग मटन को खाते और रमेश की बढ़िया करते और फिर घर चले जाते हैं। धीरे धीरे करके सारा मटन खत्म हो गया। फिर रमेश अपने घर आया। घर आकर पैसे को देखा तो देखता रह गया। तुम सही थी कामिनी, लागत तो निकल ही आई और मेरे मेहनत के साथ साथ मुनाफा भी निकल आया। कल से मैं मटन को बढ़ा लूंगा, क्योंकि लोगों की डिमांड और बढ़ रही है। लोग बिना खाए वापस चले गए। अरे, तो कामिनी के हाथों में जादू है, जादू। ऐसे ही लोगों को पसंद नहीं आ जाता मटन बनाने में, प्यार भी लगता चल है। अब ज्यादा ज्ञान मत दे, आराम से सो जा। सुबह उठकर मैं सलीम के पास जाऊंगा और कल 10 किलो मटन पैक करवाऊंगा। इतनी बात कर दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही रमेश सलीम के पास जाता है। पैसे देकर 10 किलो मटन घर लाता है। फिर कामिनी प्यार से उसे बनाती है। फिर रमेश उसे लेकर ठेले पर जाता है और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्राहक आते हैं, मटन को खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते 1 महीने बीत गए। रमेश अब अपना घर नया बनवा चुका था। फिर एक दिन रमेश ठेले पर खड़ा था। ये देखकर सुरेश मन ही मन सोचता है, अरे भगवान, ये मेरे साथ ही खेला कूदा और बद्दा हुआ। आज इसके पास नया घर है और मेरे पास वही पुराना घर। मुझे इसको इस तरह से ऊपर बढ़ाता पता नहीं क्यों जलन सी हो रही है। अब मैं इसके धंधे को बर्बाद कर दूंगा। इतना सोचकर सुरेश रमेश के पास जाता है और रमेश से कहता है, रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। जो कुछ हुआ था मेरी पत्नी की गलती थी। मैं नहीं चाहता कि अपनी दोस्ती कभी खत्म हो। कोई बात नहीं सुरेश, तुम तो मेरे भाई जैसे हो और अगर भाई गलती करे तो उसे छोड़ते नहीं। तुम मेरे हमेशा अपने थे और अपने रहोगे। बोलो, आज कैसे मेरी दुकान पर आना हुआ? रमेश भाई, दरअसल मैं काम की तलाश में इधर उधर बहुत भटका, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला, तो सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी दुकान पर रख लेते, थोड़ा ही पैसा देते, जिससे घर का गुजर बसर चल जाए। अरे पगले, इसमें कहने की क्या बात है? यह दुकान तेरी ही दुकान है। जब मन करे तब आना, जब मन करे तब जाना। जितने पैसे मन करे उतने पैसे लेकर चले जाना। मैं कभी तुमको रोकूंगा नहीं। इतना बोलकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और इधर रमेश सारे मटन को बेचकर अपने घर जाता है और पैसे कामिनी को दे देता है और फिर कामिनी से कहता है, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। आज मेरी दुकान पर सुरेश आया था। उसने अपनी गलती मान ली है और मेरी दुकान पर काम करना चाहता हूँ कि उसे अपनी दुकान पर रख लूं और फिर धीरे धीरे दुकान बड्डी कर लूंगा। हाँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत दोनों की दोस्ती थी। आज भगवान ने फिर मिलाया है तो मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। कोई बात नहीं, सुरेश को काम पर रख लो। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं और सुबह होते ही रमेश उठकर सलीम से मटन लाकर कामिनी को देता है। कामिनी उसे प्यार से बनाती है। फिर रमेश अपना ठेला गांव में लगा देता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुरेश वहाँ पर आता है। रमेश सुरेश को दुकान के बारे में समझाता है और फिर काम में व्यस्त हो जाता है। इसी समय का फायदा उठाकर सुरेश रमेश के मटन में जहर डाल देता है और फिर रमेश से कहता है, रमेश भाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब होने वाली हो। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, तो मैं घर जाता हूँ। सुरेश के इतना कहने पर रमेश सुरेश को कुछ पैसे देता है और फिर उसे घर भेज देता है। ग्राहक इधर आ रहे थे और मटन को खा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा मटन खत्म हो गया और फिर रमेश अपने घर गया। घर जाकर दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही जब रमेश उठता है तब देखता है कि उसके घर के सामने मुखिया और 2-4 आदमी इकट्ठा रहते हैं। इस तरह मुखिया को घर पर आते देख
रमेश डर जाता है और डर के मारे कहता है, मुखिया जी, आप अचानक से मेरे घर, क्या हुआ? कोई बात हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई। तेरा मटन खाकर सभी आदमी बीमार पड़े हैं। अभी थोड़ी देर में पंचायत होगी। तुमको और तुम्हारी पत्नी को दोनों को वहाँ पर आना है। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा रहता है, जहाँ पर सुरेश भी आया रहता है। मुखिया रमेश से फिर वही बात पूछता है। तब रमेश मुखिया से कुछ नहीं बोलता। उसकी पत्नी कामिनी मुखिया से कहती है, मैं अब सब समझ गई कि मटन में क्या हुआ था। जब दुकान खुली तब सुरेश दुकान पर काम करने आया और उसी ने मिलावट कर दुकान से चला गया। क्यों रे सुरेश, सच सच बताओ, तूने मटन में क्या मिलाया था? मुखिया जी, क्या बात कर रहे हो? मैंने कब कुछ मिलाया था? अगर मुझ पर विश्वास न हो तो रमेश भाई से पूछ लो। सुरेश को इतना कहते ही गांव का दुकानदार बोल पड़ा। अरे चुप कर सुरेश, तूने ही तो मुझसे चूहों को मारने की दवा लेकर गया था। अब मेरे समझ में आ गया, मटन की मात्रा ज्यादा थी इसलिए लोग बीमार पड़े, नहीं तो मर जाते। इतना कहने पर मुखिया को समझ आ गया कि सुरेश ने मटन में जहर मिलाया था। रमेश, इसने जो गलती की उसकी सजा इसे मिलेगी। पर तुम बताओ उसे कौन सी सजा दूं? क्योंकि इसने तुम्हारा नाम बदनाम किया। अब तुम जो बोलोगे मैं वही सजा उसको दूंगा। मुखिया जी, मैं मानता हूँ कि सुरेश ने गलती की है, पर सुरेश मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सुरेश को माफ कर दीजिए। रमेश की इतनी बात सुनकर मुखिया सुरेश को माफ कर देता है। इस तरह सुरेश को अपनी गलती पर पछतावा और रमेश से माफी मांगकर दोनों लोग फिर से अच्छे से रहने लगते।